हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 विकास। सो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो प्लीज़ चेक करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। वस्तुतः विकास में है क्या वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। अटकलबाजियों से पूर्ण कल्पित कहानियों के क्रम देखने सुनने में आते हैं। यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास या जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है। 6.1 जीवन की उत्पत्ति। जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमानों की तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। तारे की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, तो हमसे करोड़ों अरब मील दूर हैं और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीज़ों को जब देखते हैं तो वह हमें तुरंत दिख जाती है, चूँकि वह वर्तमान काल की हैं। इस तरह से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झाँक कर रहे हैं। जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है। ब्रह्मांड विशाल है। सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड के अत्यंत प्राचीन लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित है। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। यह एक अनूठी कल्पना है। कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। उसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी। गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को H2 तथा O2 में विखंडित कर दिया तथा हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन, अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब ये ठंडा हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद अर्थात 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। क्या जीवन अंतरिक्ष से आया? कुछ वैज्ञानिकों का विश्वास है कि अंतरिक्ष से ही आया है। पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन को स्पोर नामक इकाई या अन्य ग्रहों में स्थानांतरित हुई। पृथ्वी जिनमें एक थी। एक खगोल वैज्ञानिक पैंस पर्मिया को अभी भी अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। काफ़ी समय तक यह भी माना जाता रह गया है कि जीवन शययान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ है। यह स्वतः जनन नामक सिद्धांत था। लुईस पास्चर ने सावधानीपूर्वक प्रयोगों को करते हुए प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। उसने यह प्रदर्शित किया कि पहले से ही जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत यीस्ट से जीव नहीं पैदा होते, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखने के कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। इस प्रकार स्वतः जन्म सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सब बातों से उत्तर नहीं मिलता कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया। रूस के ओपरिन तथा इंग्लैंड के हाइडे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्ताव किया कि जीवन का पहला स्वरूप जो है पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु उदाहरण आरएनए प्रोटीन से आया हुआ है, जो कि हो सकता है कि जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई हो जिससे अकार्बनिक संघटकों से विविध कार्बनिक अणु का गठन हो सका। उस समय पृथ्वी की उच्च अवस्था उच्च तापयुक्त ज्वालामुखी तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी थी। एक अमेरिकी वैज्ञानिक एस एल मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थितियां पैदा की और एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर दिखा कि अमीनो एसिड बनता है। अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्करा और नाइट्रोजन, शर्करा, वर्णक तथा वसा आदि प्राप्त किए और उल्काओं के अंतर्वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर घटित होती रही होगी। सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार करने वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।
हमें यह भी आभास ही नहीं है कि जीवन का स्वतः प्रतिरक्षी एवं उपचयापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3 अरब वर्ष पूर्व पैदा हुआ। ये भीमकीय अणु आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के रहे होंगे। ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन प्ररूप 200 करोड़ वर्ष पूर्व तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित ये कोशिकीय रहे होंगे। सभी रूप उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। अजीवात जन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकृति को आज बहुत महत्व मिला है। फिर भी एक बार बन चुकने पर किस प्रकार कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की, इस पर आगे चर्चा की गई है। जीवन स्वरूप का एक सिद्धांत। परंपरागत धार्मिक साहित्य में हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। इस सिद्धांत में 3 अभिधान है। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितनी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान है वे सभी ऐसे ही सर्जित हुई होंगी। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही ये जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेंगी। तीसरे के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है और ये सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। अवधारणा HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान जीव कमोवेश आपस में तो समानता रखते हैं, बल्कि उन जीवों रूपों से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी। अब बहुत सारे जीव रूप विद्यमान नहीं हैं। यहाँ पर जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों पर नए जीव रूप पैदा होते गए। यहाँ पर जीव रूपों का धीमा विकास होता रहा। प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती है, जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में सहायता दी, वे इन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक जननक्षम भी बना सकी। दूसरे शब्दों में जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी। ये उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता ही रह जाती है। जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे और उनकी अधिक संतानें हुई, अंत में उनका वर्ण होता है। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया और इसे विकास की प्रतिमान के रूप में लागू किया। आइए एक प्रकृति वैज्ञानिक अल्फ्रेड वॉलेस को भी स्मरण करें, जिन्होंने मले आर्कपेलेगो पर काम किया। इन्होंने भी ठीक इसी समय पर लगभग इसके आसपास ये निष्कर्ष निकाला। समय गुजरने के साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के जीव पहचान में आते गए। विद्यमान सभी जीव रूप समानताओं से भागीदारी रखते हैं तथा एक साझे पूर्वज के हिस्सेदार हैं। हालांकि ये पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समयों में विद्यमान थे। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। औचित्यपूर्ण सारांश यह है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। विकास के प्रमाण क्या हैं? पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के प्रमाण कई हैं। पहला, चट्टानों के अंदर जीवाश्म रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष विद्यमान हैं। चट्टानें अवसादे तलछट से बनी होती है और भूपृथ्वी का एक अनुप्रस्थ काट संकेत देता है कि एक तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास की गवाह है। भिन्न आयु की चट्टानों की तलछट में भिन्न जीव रूप पाए गए हैं, जो कि संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे। उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। वे विलुप्त जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयुक्त अध्ययन बतलाते हैं कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहते हैं और कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक से सीमित रहते हैं, अर्थात जीवों के रूप विभिन्न कालों में प्रकट हुए। इन सभी को पैलियोंटोलॉजिकल पुराजीवी प्रमाण कहा जाता है। क्या तुम्हें याद है कि जीवाश्मों की आयु की गणना किस प्रकार होती है? रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण और इसके सिद्धांत क्या है? विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन भी अर्नेस्ट हैकेल द्वारा प्रस्तावित किया गया। प्रमाण कुछ विशिष्ट संरचनाओं के प्रेक्षण पर आधारित थे, जो सभी कशेरुकी जीवों के भ्रूण में उभयनिष्ठ रूप से पाए गए, परंतु वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य सहित सभी कशेरुकी जंतुओं के भ्रूण में सिर के ठीक पीछे अवशेषी गलफड़ों की श्रृंखला विकसित होती है और गलफड़े केवल मत्स्य में ही क्रियाशील होते हैं तथा किसी अन्य वयस्क कशेरुकी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं, परंतु ये प्रस्ताव कार्ल अर्नेस्ट बेयर द्वारा सावधानीपूर्वक किए गए गहन अध्ययन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। उसने देखा कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता। तुलनात्मक शरीर विज्ञान या आकृति विज्ञान आज के जीवों में तथा वर्षों पूर्व विद्यमान जीवों के बीच एक रूपता एवं विभिन्नता दर्शाता है। इस प्रकार की समानताओं को साझे पूर्वजों के साथ ही रिश्ते के रूप में माना जा सकता है। उदाहरण के लिए बैल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपात की अस्थियों से समानता दर्शाते हैं। ये यज्ञ भी भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है, जैसे कि प्रगंडिका, प्रकोष्ठिका, अंतःप्रकोष्ठिका, मणिबंधिका, कर्पिका तथा अंगुलास्थि आदि। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण वही रचना भिन्न रूप ले लेती है। यह अपसारी विकास है और ये संरचनाएं समजाती होती है, जिसमें समान पूर्वज परंपराएं होती है। इस घटना को समजातता कहते हैं। इनके अन्य उदाहरण कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्कों की है। इसी प्रकार से पेड़ों में भी बोगनविला एवं क्यूकुरबिटा के कांटों एवं प्रतानों में भी समजातता का प्रदर्शन दिखता है। तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को ही दिखलाती है।
पक्षी एवं तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें पूर्वज परंपरा सामान्य नहीं है और नई शरीर की रचना में समानता है, भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके अलावा अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों की आंखों की है। यहाँ पेंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के पक्षों में अनुरूपता है। कोई तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशिष्टताओं के कारण जीव के समूहों के समान अनुकूली विशिष्टताओं को चयनित किया गया, क्योंकि उनके कार्यकलाप समान थे। फिर भी उसकी अनुरूपता का आधार अभिसारी विकास है। ठीक इसी प्रकार से समजातता भी अपसारी विकास पर आधारित है। तुल्य रूपता के अन्य उदाहरण शर्कर कंदी, जड़ मूल रूपांतरण तथा आलू तना रूपांतरण है। तर्क के ठीक इसी बिंदु पर प्रोटीनों एवं जीनों की कार्यदक्षताएं की समानताएं विविध जीवों की निश्चित क्रियाशीलता एक सामान्य पूर्वज परंपरा का संकेत देती है। जैव रासायनिक समानताएं भी ठीक उसी साझी वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती है, जैसे कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं में थी। मनुष्य ने पादप एवं पशुओं को कृषि, बागबानी, खेल तथा सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया। खेती फसलें उगाई गई। इस सघन प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा नस्लें तैयार हुई जो कि अन्य वंश प्रकारों से भिन्न थी, जैसे कि कुत्ता, लेकिन फिर भी उसी समूह से है। यह तर्क दिया जा रहा है कि अब यद्यपि मनुष्य 100 साल के भीतर नई नस्ल पैदा कर सकता है, तो प्रकृति भी यही कार्य लाख वर्षों में क्यों नहीं कर सकती, लाखों लाख वर्षों में। प्राकृतिकरण के समर्थन में एक अन्य अवलोकन इंग्लैंड के शलभों के संग्रह है। शहरी क्षेत्रों में देखा गया कि औद्योगिकरण शुरू होने के पूर्व अर्थात 1850 ईस्वी से पहले यदि संग्रह किया जाता तो पेड़ों पर श्वेत पंखी शलभ गहरे वर्णों के शलभों की अपेक्षा अधिक संख्या में होते। जब औद्योगिकरण के पश्चात 1920 में किए गए संग्रह यह संकेत देते हैं कि ठीक उसी क्षेत्र में गहरे रंग के शलभ अधिक संख्या में है, अर्थात अनुपात उल्टा हो गया। इस प्रेक्षण का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया गया है कि औद्योगिकरण के बाद आने वाली अवधि में उद्योगों के धुआं और कालिक के कारण पेड़ों के तने काले पड़ गए। इस कारण शलभों का आखेट करने वाले प्राणियों की निगाह से काले शलभ बच गए और श्वेत शलभ अधिक मारे गए। औद्योगिकरण के पूर्व वृक्षों पर श्वेत लाइकेन हुआ करते थे और इस पृष्ठभूमि में श्वेत शलभ बचे जाते हैं और काले शलभ शिकारियों की पकड़ में आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं? ये प्रदूषित स्थानों में नहीं उगते, इसलिए शलभ इनके छद्मावरण में सुरक्षित रह पाते हैं। इस मान्यता को समर्थन इस तथ्य से मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में जहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ अश्वेत शलभों की संख्या कम थी। मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वह बचा रहा और उसकी संख्या बढ़ती गई। याद रहे कि किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार शाकनाशक और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप कम समय अवधि में केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी साबित हुई है कि जिनके लिए हम प्रतिजैविक या अन्य दवाइयों को सुकेंद्रकी जीवों या कोशिकाओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही जल्दी यदि शताब्दियों में नहीं तो महीनों और वर्षों की समय अवधि में ही प्रतिरोधक जीव प्रकट हो जाते हैं। यह एक मानवोद्भवी क्रियाओं द्वारा विकास का उदाहरण है। इसके साथ ही हमें यह बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है जो प्रकृति के संयोग अवसरधारी घटना और जीवों में संयोग अजन्य उत्परिवर्तन पर आधारित है। अनुकूली विकिरण क्या है? डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापेगो द्वीप गए थे, जहाँ पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्होंने एक काली छोटी चिड़िया डार्विन फिंच ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती है। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया वे सभी उसी द्वीप से ही विकसित हुई थी। ये पक्षी मूलतः बीज भक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीट भक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहा गया है। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक अन्य उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल शिशुदानी प्राणियों का है। अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, वे एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए हैं और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारी की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक मेल खाते मार्सुपियल उदाहरणार्थ अपरास्तनी भेड़िया तथा तस्मानियाई वुल्फ मार्सुपियल के समान दिखते हैं। जैव विकास। प्राकृतिकरण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों ने अपनी उपापचयी क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। नए स्वरूप के प्रकटन की दर जीवन चक्र या जीवन अवधि से संबद्ध है। ये रोगाणु जो तेजी से विभाजित होते हैं उनमें बहुगुणन की क्षमता होती है और 1 घंटे के भीतर करोड़ों व्यष्टि बन जाते हैं। जीवाणुओं की एक कॉलोनी एक प्रदत्त विशेष माध्यम में बढ़ती है क्योंकि भोज्य पदार्थ के एक घटक का उपयोग करने की क्षमता निहित होती है। माध्यम संघटक विशेष बदलाव जीन संख्या का केवल वह अंश सामने लाएगा जो कि नई परिस्थितियों में उत्तरजीवित रह सके। एक समय अवधि के दौरान ये परिवर्तन
अन्यों से बाजी मार लेता है और एक नई प्रजाति प्रकट होती है। ये कुछ दिनों के भीतर ही होता है। ठीक यही बात एक मछली या कुक्कुट के लिए लागू होती है जो लाखों वर्ष लेगी, क्योंकि उसकी जीवन अवधि वर्षों लंबी है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए की अपेक्षा बी उपयुक्त बेहतर है। प्रकृति उपयुक्तता को चुनती है। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि तथाकथित उपयुक्त उन विशिष्टताओं पर आधारित है जो कि वंशानुगत होती है। इन चयनित होने तथा विकास हेतु निश्चित ही एक आनुवंशिक आधार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में बेहतर अनुकूलित होते हैं। अनुकूलन क्षमता वंशानुगत होती है, इसका आनुवंशिक आधार होता है। अनुकूलनशीलता और प्रकृति द्वारा वर्ण के अंतिम परिणाम उपयुक्तता होता है। शार्बनीय अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण विकास के डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं हैं। डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लमार्क ने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ। उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया जिसमें ऊंचे पेड़ों के फुनगियों की पत्तियों को चढ़ने के लिए अपनी गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन किया। इस लंबी गर्दन की प्राप्ति की विशिष्टता को उत्तरवर्ती संततियों को प्रदान किया और वर्षों बाद जिराफ ने धीरे धीरे इन लंबी गर्दन को प्राप्त किया। आज इस अटकलबाजी पर कोई विश्वास नहीं करता। क्या विकास एक ऐसा प्रक्रम है अथवा एक ऐसा परिणाम है जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो या चेतन हो? यह केवल विकास की क्रमिक कहानी है। जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं तो हम विकास को एक प्रक्रम के रूप में वर्णित करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं तब हम विकास के प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम के परिणामों की व्याख्या करते हैं। हम अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि हम विकास और प्राकृतिक चुनाव को एक प्रक्रम के रूप में देखें या फिर अज्ञात प्रक्रमों के अंतिम परिणाम के रूप में। यह संभव हो सकता है कि थॉमस माल्थस ने समष्टि संदर्भ में किए गए कार्यों में डार्विन को प्रभावित किया हो। प्राकृतिक चुनाव कुछ खास प्रेक्षणों पर आधारित होते हैं जो कि तथ्यात्मक है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, मौसमी उतार चढ़ावों को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है। एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं। वस्तुतः दो समष्टियां एक जैसी नहीं होती, यद्यपि ऊपरी तौर पर वे एक जैसे दिखते हैं, तथापि अधिकतर विविधताएं वंशागत होती है। यद्यपि वास्तविकता यह है कि सिद्धांत रूप में जीव संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है यदि हर एक स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे, और यह तथ्य कि वास्तविकता में जीव संख्या का आकार सीमित है का मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है। केवल कुछ ही दूसरों को सीमित पर उत्तरजीवित रह पाते हैं जो कि स्वयं नहीं फल फूल सकते। डार्विन की नूतनता एवं वैचारिक प्रगल्भता अंतर विचार यह था कि उन्होंने दावा किया कि विविधताएं जो कि वंशागत होती है और जो कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता बेहतर बनाती है, केवल उन्हें ही इस योग्य बनाती है कि वे प्रजनन करें और अधिकाधिक संतति छोड़ जाएं। इस प्रकार से एक समयावधि के दौरान बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उत्तरजीविता अधिकाधिक संततियाँ छोड़ जाएंगी और वे एक जीव संख्या की विशिष्टता में एक बदलाव होंगे और इस तरह पैदा होने के लिए नए स्वरूप प्रकट होंगे। विकास की प्रक्रिया। विविधता का उद्गम क्या है और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे हुई? यद्यपि मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमिक कारकों के विषय में बताया जो दृश्य प्रारूप को प्रभावित करते हैं, डार्विन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इस विषय में चुप्पी ही साधी। 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो डी व्रीज ने इविंग प्राइमरोज पर काम करके म्यूटेशन के विचार को आगे बढ़ाया। म्यूटेशन का अर्थ है जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन। इनका मत था कि ये बड़े से उत्परिवर्तन ही विकास के कारण न कि छोटी छोटी विविधताएं, जिन पर डार्विन ने बल दिया। उत्परिवर्तक यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं जबकि डार्विन की विविधताएं छोटी और दिशावान है। डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध है जबकि डी व्रीज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है। इन्होंने इसे साल्टेशन, विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। समष्टि आनुवंशिकी में किए गए बाद के अध्ययनों से इसमें स्पष्टता आ गई। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में अलील आवृत्तियां और उनके लोकस सुस्थिर होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। जीन कोश सदा अपरिवर्तनीय होते हैं, इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील आवृत्तियां एक होती है तथा व्यष्टिगत आवृत्तियों को PQ कहा जाता है। द्विगुणित में P तथा Q A तथा अलील A तथा अलील A की आवृत्ति का a की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जीव संख्या में A की आवृत्ति साधारणतया P² होती है, ठीक इसी प्रकार से Q² होती है और A की 2PQ होती है तथा P² + 2PQ + Q² = 1 होता है। यह P + Q² की द्विपदी अभिव्यक्ति है। ठीक यही जब नापी गई आवृत्ति अपेक्षित मान से भिन्न होती है। यह भिन्नता विकास या परिवर्तन की व्यापकता का संकेत देती है। आनुवंशिक सम्यता में भिन्नता, जैसे कि एक जीव संख्या में अलील की आवृत्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकास होता है। 5 घटक हार्डी-वेनबर्ग सम्यता को प्रभावित करते हैं। ये हैं जीव पलायन या जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योग तथा प्राकृतिक वर्ण। जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है तो जीन आवृत्तियाँ भी बदल जाती हैं। ये दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या में होता है। नई समष्टि में नई जीनें और अलीलें जोड़ दी जाती हैं और पुरानी समष्टि में ये घट जाती हैं। यदि यह जीन स्थानांतरण बार बार होता है तो जीन प्रवाह संभव हो जाता है।
यदि यह परिवर्तन संयोगवश होता है तो आनुवंशिक अपवाह जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। कभी कभी एलील आवृत्ति का यह परिवर्तन समष्टि के नए नमूनों में इतना भिन्न हो जाता है कि तो वह नूतन प्रजाति ही हो जाती है, मौलिकहीन अपवाहित समष्टि संस्थापक बन जाती है और इस प्रभाव को संस्थापक प्रवाह कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तनों का वर्ण होता है तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप का आविर्भाव होता है। कुछ पीढ़ियों के बाद यही नव प्रजाति की उत्पत्ति हो जाएगी। प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन सम वंशानुगत विविधता को जनक के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न हो जनन के अधिक अवसर मिलेंगे और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होगी। तार्किक विश्लेषण हमें विश्वास दिलाता है कि उत्परिवर्तन या युग्मकोत्पादन के दौरान पुनर्योजन या जीन अपवाह का परिणाम होता है। जीन आवृत्ति या अलील का आगामी पीढ़ी में परिवर्तन जनन की सफलता के सहारे से प्राकृतिक वर्ण इसको भिन्न समष्टि का आभास दे सकता है। प्राकृतिक वर्ण स्थायित्व प्रदान करता है। समष्टियों को लक्षण प्राप्त व्यष्टियों को लक्षण प्राप्त होना दिशात्मक परिवर्तन या विदारण जो वितरण वक्र के दोनों सिरों में होता है। विकास का संक्षिप्त विवरण। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। विशाल बृहदणु का गैर कोशिकीय पुंज झिल्लीयुक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ, इसकी क्रियाविधि अज्ञात रही। इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन O2 को मुक्त करने की क्षमता थी। यह अभिक्रिया स्वतः संभवतः प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के समान ही रही होगी। जहाँ पर पानी संग्रहित होकर सौर ऊर्जा की सहायता से विघटित होता है, यह ऊर्जा प्रकाश संग्राही वर्णकों से प्रेरित होती है और धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हुए। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने एवं क्रियाशील हुए। जबड़े रहित मछली संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। समुद्री खरपतवार और कुछ पादप 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। हमने भी पहले बताया कि जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुए पादप थे। जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए तब ये पादप धरती पर खूब फैल चुके थे। मजबूत या सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी। ऐसा लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व संभव हुआ। सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो सिलाकैंथी थी, जिसे विलुप्त मान लिया गया। ऐसे प्राणियों को लोबेफिन या पालीपरव कहा गया, जो कि पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुए और जल एवं थल दोनों पर ही रहे। हमारे पास आज इनका कोई भी नमूना नहीं बचा। हालांकि आधुनिक युग के प्राणी मेंढक और सलामेंडर जीवों के पूर्वज हैं। ये उभयचर प्राणी सरीसृपों के रूप में विकसित हुए। ये मोटे कवच वाले अंडे देते हैं जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते हैं। एक बार फिर आज हम इनके केवल उत्तराधिकारी कच्छप, कछुआ तथा मगर या घड़ियाल ही देख सकते हैं। अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकार एवं आकृति वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर आधिपत्य कायम किया। विशाल पर्णाभ फर्ण या टेरिडोफाइट उपस्थित थे, किंतु वे सभी धीरे धीरे मरकर कोयले के भंडार बन गए। इनमें से कुछ सरीसृप पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पुनः संभवतः मछली जैसे सरीसृप के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। इनमें से सबसे बड़ा जो था वो ट्राइरेनोसोरस रेक्स लगभग 20 फुट ऊंचा था तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला था। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। हमें इसके सही कारणों का पता नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि वातावरण एवं जलवायु परिवर्तनों ने इन्हें मारा। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर पक्षियों के रूप में विकसित हो गए थे। सत्य शायद इन्हीं दोनों के बीच निहित है। उस युग के छोटे सरीसृप आज के दौर में भी विद्यमान है। पहले स्तनधारी प्राणी श्रुमंजूरू थे। इसका जीवाश्म छोटे आकार के स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं तथा उनके अजन्मे शिशु माँ के शरीर के अंदर गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। स्तनधारी प्राणी छोटे खतरों के प्रति सतर्क रहने एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते हैं। जब सरीसृपों की कमी हुई तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता हिप्पोपोटेमस, दरियाई घोड़ा, भालू तथा खरगोश आदि थे। महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिणी एवं उत्तरी के अमेरिका एक दूसरे से जुड़े तो इन जीवों ने उत्तर अमेरिका तक विस्तार बनाया। ये उत्तर अमेरिकी प्राणी जगत पर छा गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिल गया तब ये जीव उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और वे बहुसंख्यीय हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारी जीवित रहे क्योंकि उन्हें दूसरे अन्य स्तनधारी जीवों से कम प्रतियोगिता थी। कहीं हम ये बताना भूल तो नहीं गए कि कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे कि वेयर, डॉल्फिन, सील तथा समुद्री गायें। हाथी, घोड़े और कुत्ते के विकास की बातें विकास की विशिष्ट कहानियाँ। इसके बारे में आप कुछ कक्षाओं में पढ़ेंगे। मनुष्य के विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है। इसके पास भाषा कौशल एवं आत्मबोध का स्वचेतना है। जीवन के स्वरूपों के विकास भौगोलिक मापदंड पर उनकी समय तथा भौगोलिक समयावधि एवं उनके संकेतों को स्थूल रेखा चित्र 6.9 व 6.10 में दर्शाया गया है। मानव का उद्भव और विकास। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस नामक नर वानर
विद्यमान थे। इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे तथा गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामापिथिकस अधिक मनुष्यों जैसे थे, जबकि ड्रायोपिथिकस वन मानुष एपी जैसे थे। इथोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थियां मानवों जैसी प्राप्त हुई। ये जीवाश्म मानव विशिष्टताएं दर्शाते हैं जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती हैं कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नरवानरगण पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहते थे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट से बड़े नहीं थे, किंतु वे खड़े होकर सीधे चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेसिन आदिमानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास तलों में रहता था। साक्ष्य ये प्रकट करते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, किंतु प्रारंभ में फलों का ही भोजन करते थे। खोजी गई अस्थियों में कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थीं। इस जीव को पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया और उसे होमो हैबिलिस कहा गया। उसकी दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच थी। वे संभवतः मांस नहीं खाते थे। 1991 में जावा में खोजे गए जीवाश्म के अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया। यह चरण था होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था, जो लगभग 900 सीसी का था। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाते थे। निएंडरथाल, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, निएंडरथाल मानव 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। होमो सैपियंस अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैला था। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व हुई। कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और मानव बस्तियां बनना शुरू हुई। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि का भाग और सभ्यता की प्रकृति का हिस्सा है। चैप्टर इज कंप्लीट। अब हम समरी रीड करते हैं। पृथ्वी पर जीवन के उद्भव को समझने के लिए ब्रह्मांड और पृथ्वी के उद्गम की जानकारी की पृष्ठभूमि अपेक्षित है। अधिकांश वैज्ञानिकों का विश्वास रासायनिक विकास में है, अर्थात जीवन के प्रथम कोशिकीय रूपों के उदय के पूर्व द्विअणु पैदा हुए हैं। प्रथम जीवों की उत्तरोत्तर घटनाक्रम कल्पना मात्र है, जिसका आधार प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास संबंधी डार्विन का विचार है। करोड़ों वर्षों के दौरान जीवन में विविधता रही है। माना जाता है कि जीव संख्या की विविधता परिवर्ती चरणों के दौरान हुई। आवास विखंडन और आनुवांशिक प्रवाह ने नव प्रजाति की उत्पत्ति में सहायता की और इस प्रकार विकास संभव हो सका। शाखावत अवतरण का स्पष्टीकरण सहजातता ने किया। तुलनात्मक शरीर रचना, जीवाश्म तथा तुलनात्मक जीव रसायन विकास के प्रमाण उपस्थित रहते हैं। व्यक्तिगत प्रजाति के विकास की कहानियों में आधुनिक मानव की विकास तथा कथा सबसे रोचक है और लगता है यह मानव मस्तिष्क और भाषा में विकास के समांतर चलता है। चैप्टर इज कंप्लीट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।